नमस्कार साथियों और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस टॉपिक में क्वांटम नंबर्स के बारे में देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स पढ़ चुका था, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, इन सब चीज़ों को देख चुका था। ठीक है, आप अगर सिलेबस है आपके पास तो आप मिला सकते हैं। सिलेबस को आप प्रिंट करवा ले, ठीक है, तब चीज़ों का आपको पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि फ़ोन से देख के आप हर टाइम नहीं पढ़ सकते हैं। सिलेबस को प्रिंट करवा ले, आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करने में आसानी होगी। और हम लोग चैप्टर वाइज ही जा रहे हैं। साथ में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जेएसएससी पीजीटी के अलावा जेएसएससी लैब असिस्टेंट या फिर जेएसएससी टेक्निकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि तीनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न अवश्य ही रहेंगे, लिख करके रख लीजिए। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स आया क्यों? ठीक है, ऐसे ही तो कोई क्वांटम नंबर्स नहीं दे देगा। क्वांटम नंबर्स बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप आगे जितने भी पढ़ाई करेंगे उसमें क्वांटम नंबर्स आपका जो है वो ज़रूरत होगा ही। इसमें आपको एलिमेंट्स के बारे में सारा चीज़ पता चलता है, एटम्स के बारे में पता चलता है और ख़ास करके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मेनली ये जो क्वांटम नंबर्स दिया गया था वो इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया था। तो कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल हम लोग मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का अगर आपको साइज, शेप, ओरिएंटेशन या फिर एनर्जी लेवल के बारे में पता करना हो तो आप क्वांटम नंबर्स के द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में कभी इस प्रकार का पूछा जाए कि क्वांटम नंबर्स किसके द्वारा दिया गया था, तो टोटल 4 क्वांटम नंबर है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये चारों ही क्वांटम नंबर किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दिया गया था, तो इसे आप याद रखेंगे। वैसे तो क्वांटम थ्योरी जो दिया गया था वो मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिसे हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, लेकिन जो क्वांटम नंबर दिया गया था वो मैक्स प्लैंक के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, हालांकि जो उसका आधार था वो क्वांटम थ्योरी से ही लिया गया था, लेकिन अलग अलग क्वांटम जो नंबर्स है उसको अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि बोर्स थ्योरी आया था। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एन, जिसे नंबर ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, इसे दिया गया था बोर के द्वारा, और उसका तो आधार क्या था, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ही उसका आधार था, लेकिन ये दिया गया था बोर के द्वारा। तो आपका अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि ये जो एन है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं या फिर मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो बोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें आप गलत टिक मत कर दीजिएगा कि ये क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो क्वांटम नंबर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज क्वांटम नंबर। देयर आर मैथमेटिकल नंबर्स डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स which describe the size, shape, orientation of energy level, main energy level, subsidiary में energy level, orbital and spin motion of an electron। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का साइज पता करना है, शेप पता करना है, ओरिएंटेशन पता करना है या फिर एनर्जी लेवल पता करना है, अर्थात कि जैसे कि ये हो गया प्रोटॉन, ठीक है, उसके चारों ओर इसे ऑर्बिट कहा जाता है, जिसे हम लोग मेन एनर्जी लेवल कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। वो इलेक्ट्रॉन कितने रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का जो मोशन है उसमें एनर्जी कितना है, ठीक है, या फिर उसका स्पिन मोशन किस प्रकार है, प्लस हाफ है या फिर माइनस हाफ है, इन सब का पता करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इतने चीज़ों को याद रखेंगे। इसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है? साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड एनर्जी लेवल एंड स्पिन मोशन को पता करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना क्वांटम नंबर है याद रखेंगे। मुख्य रूप से 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें सबसे अधिक प्रश्न बनता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ये 2 चीज़ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीज़ों से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जेएसएससी लेवल का ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक महासागर है। ठीक है, बहुत मोटा किताब आता है इसका। आप महासागर पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा और ऊपर से जो
टॉपिक हमें पढ़ना है वो भी टॉपिक हम पढ़ नहीं सकेंगे। तो जेएसएससी लेवल का हम लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। एक स्टूडेंट का मेरा किसी वीडियो में कमेंट आया था, जब मैं कमेंट देख रहा था उस टाइम पता चला कि वो किसी चैनल के बारे में बता रहा था कि उसने वो पीजीटी का तैयारी के लिए उसने कोई कोर्स खरीदा था लगभग 7,000 समथिंग में। तो उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जैसे कि अलग अलग रिजिड रोटर है, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सब चीज़ का डेरिवेशन पढ़ाया जा रहा था। तो डेरिवेशन पढ़ के क्या करोगे, उससे तो क्वेश्चन आएगा नहीं। ऊपर से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसी से क्वेश्चन बनेंगे। रिजिड रोटर के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन सबको जान के आप क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक आप उनका फॉर्मूला याद रखेंगे, डेरिवेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जेएसएससी लेवल में ही रहेंगे और सिलेबस को पहले कंप्लीट करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग फिर डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वांटम नंबर को देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो दिस क्वांटम नंबर इज इक्वल टू बोर्स इंटीजर एन, इट हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस। तो इसे हम लोग बोर्स इंटीजर कहते हैं क्योंकि बोर के द्वारा दिया गया था। और एन इज इक्वल, एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है बोर के द्वारा जो दिया गया था नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अर्थात कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसी को हम लोग एन कहते हैं, जो कि हम लोग बोर्स मॉडल में इससे पहले भी पढ़ा था, ठीक है। इट शोज द साइज ऑफ nth ऑर्बिट, यानी कि रेडियस दिखाता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो रेडियस है, कितने रेडियस में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो जानने के लिए हम लोग मेन एनर्जी लेवल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का उपयोग करते हैं, जो कि बोर्स इंटीजर n के बराबर होता है। और ये जो रेडियस दिया गया था वो कितना दिया गया था, ये बोर्स मॉडल के द्वारा दिया गया था 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन रह सकते हैं, जिसमें आपको एन दे दिया जाएगा, एन अर्थात कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और या फिर जेड दे दिया जाएगा, ठीक है। जेड अर्थात कि एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया जाएगा, और आपको फाइंड करने के लिए कह दिया जाएगा कि उसका रेडियस कितना है। तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन दिया था, बोर ने दिया था, ठीक है। उसके बाद इट शोज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth मेन एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम लोग फाइंड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं nth मेन एनर्जी लेवल, अर्थात कि किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है वो आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उसका एनर्जी क्या है। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है। ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको z दे दिया जाएगा और n दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो इन दोनों ही फॉर्मूला को याद रखेंगे। उसके बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आता है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, आपको पूछ दिया जाएगा कि इसमें जो हम लोग n इज इक्वल टू इसका मान 1 2 3 4 ये होता है, ये क्या डिनोट करता है। तो n इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो वो फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल को शो करेगा, n इज इक्वल टू 2 होता है तो सेकेंड एनर्जी लेवल को शो करेगा, n इज इक्वल टू 3 होता है तो थर्ड मेन एनर्जी लेवल को शो करेगा, और n इज इक्वल टू 4 होता है तो फोर्थ मेन एनर्जी लेवल को शो करेगा। जिसमें हम लोग फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल को k सेल से डिनोट करते हैं, सेकेंड मेन एनर्जी लेवल को हम लोग l सेल से डिनोट करते हैं, थर्ड मेन एनर्जी लेवल को हम लोग m सेल से डिनोट करते हैं, फोर्थ एनर्जी लेवल को हम लोग n सेल से डिनोट करते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है कि थर्ड मेन एनर्जी लेवल इज डिनोटेड बाय विच कैरेक्टर, ठीक है, ये चीज़ पूछ दिया जाएगा। तो आप वो याद रखेंगे, वो m से हम लोग डिनोट करते हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल को l से, फर्स्ट को k से, इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर आपको मेन एनर्जी लेवल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाती है तो आप 2n² के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल में पूछा जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आप इस फॉर्मूला लगाकर बैठा सकते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर सेकेंड मेन एनर्जी लेवल में पूछा जाता है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, थर्ड एनर्जी लेवल में 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, फोर एनर्जी लेवल में 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32, ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड मेन एनर्जी लेवल, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा। तो आप याद रखेंगे 18, ठीक है। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं 2, 8, 18, 32, अधिकतर इन चारों चीज़ों से ही पूछा जा सकता है, ठीक है।
और इसके बारे में हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के आधार पर SPDF में हम लोग इलेक्ट्रॉन का विभाजन करते हैं, उसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसमें भी इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तो इतने चीज़ों को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देख लेंगे, बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे सेकंड नंबर पे है एजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको किससे डिनोट करते हैं? N से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। और एजीमुथल या फिर सब्सिडियरी जो क्वांटम नंबर है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ा? जब हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता था, प्लस हो गया, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस प्रकार का ऑर्बिट बना हुआ है, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग का काम चल ही रहा था, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्यों आया? उसका भी रीज़न है। बाद में जब डिटेल में अध्ययन किया गया इन ऑर्बिट का, तो पता चला कि ये जो ऑर्बिट है इसके आसपास इसका सब्सिडियरी ऑर्बिट बन जाता है, ठीक है। अर्थात कि ये जो मेन एनर्जी लेवल है इसमें सब एनर्जी लेवल और क्रिएट होते जाता है अंदर इलेक्ट्रॉन का, अंदर में मेन एनर्जी लेवल का अंदर में और भी सब एनर्जी लेवल ऐड हो जाता है, जिसको हम लोग एजीमुथल या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर में पढ़ते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। ये कहाँ से पता चला? स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से पता चला। इस वर्ड को याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग को कहाँ से पता चलता है? ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से हमें पता चलता है। दैट ईच मेन एनर्जी लेवल इज सब डिवाइडेड इंटू वेरियस सब लेवल। ईच मेन एनर्जी लेवल अर्थात कि एक एक मेन एनर्जी लेवल अलग अलग सब्सिडियरी या फिर सब लेवल में डिवाइडेड होता है। ईच सब लेवल इज डिनोटेड एज L, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर हम लोग किसे कहते हैं? मेन एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू फर्दर डिवाइडेड इनटू सब लेवल्स, दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसके बारे में कहाँ से पता चला? याद रखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से हमें इसके बारे में पता चला, ठीक है। तो चलिए जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले तो याद रखेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n L इज इक्वल टू 0 to n-1, ठीक है। तो कोई अगर n का वैल्यू दे दिया जाएगा, मेन एनर्जी लेवल का अगर वैल्यू दे दिया जाएगा, अगर L का वैल्यू पूछा जाएगा तो वो कितना होता है? L इज इक्वल टू 0 से होता है n-1 तक होता है, ठीक है। L इज इक्वल टू 0 to n- होता है। तो इसे याद रखेंगे। जैसे कि फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल में कितने सब लेवल होंगे? तो L इज इक्वल टू 0 to n-1। फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने होते हैं? n कितना हो गया? 1-1 तो 0, तो उसमें कितना सब लेवल होगा? 0 सब लेवल होगा। अगर सेकेंड एनर्जी लेवल में पूछा जाए तो L इज इक्वल टू 0 to 2-1, तो L इज इक्वल टू 0 और 1, 2 सब लेवल होगा। क्या क्या? 0 और 1। उसके बाद याद देखिए, यहाँ पे फिर से लिख दिए हैं, सेकेंड मेन एनर्जी लेवल 2 सब लेवल हैविंग L इज इक्वल टू 0 to L इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगर थर्ड मेन एनर्जी लेवल में पूछा जाए तो L इज इक्वल टू 0 to L इज इक्वल टू 3-1, तो 0, 1, 2 ये 3 सब लेवल होगा। उसी प्रकार अगर आपको चौथा में पूछेगा तो आप L इज इक्वल टू 0 से n-1 से आप निकाल सकते हैं, उसमें 3 सब लेवल होगा, माफ़ कीजिएगा 4 सब लेवल होगा, 0, 1, 2, 3। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल में कितना सब लेवल है? 1 सब लेवल है, 0। सेकेंड एनर्जी लेवल में कितना सब लेवल है? 2 सब लेवल है, 0, 1। थर्ड जो मेन एनर्जी लेवल है उसमें कितना सब लेवल है? 0, 1, 2, 3। अर्थात कि n का जितना नंबर है उतना ही हमें सब लेवल का नंबर पता चल रहा है। वैल्यू बराबर नहीं है, n इज इक्वल टू 3 है, लेकिन हमें L इज इक्वल टू 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वांटिटी तो सेम है ना। n इज इक्वल टू 3 है तो हम लोग का सब लेवल का संख्या कितना है? 3 है। उसी प्रकार n इज इक्वल टू अगर 4 होगा तो सब लेवल का संख्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3, क्वांटिटी सेम होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इन ए मेन एनर्जी लेवल वैल्यू ऑफ n एंड L कांट बी सेम, ठीक है। जैसे कि वैल्यू बोल रहा है कि वैल्यू n और L कभी भी सेम नहीं होगा, बट नंबर ऑफ अवेलेबल इन मेन एनर्जी लेवल एंड वैल्यू ऑफ नंबर एग्जांपल 10th मेन एनर्जी लेवल में 10th सब लेवल होगा। ये चीज़ याद रखेंगे, उसका जो क्वांटिटी है वो सेम होगा, उसका वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा। अगर आपको पूछ दिया जाए कि 100th
मेन एनर्जी लेवल में कितना सब लेवल होगा, तो आप तुरंत से जवाब दे सकते हैं 100 सब लेवल होगा। 200वां जो ऑर्बिट है उसमें कितना सब लेवल होगा, तो 200 सब लेवल होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। हालांकि उतना पूछेगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं, इससे हमें शेप के बारे में पता चलता है। द वैल्यू ऑफ एल शोज द नेम एंड शेप ऑफ सब लेवल। सब लेवल का नेम और शेप के बारे में हम लोग को पता चलता है। जैसे कि एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। तो एल इज इक्वल टू 0 जहाँ पे रहेगा वो एस सब लेवल है, 1 रहेगा तो पी सब लेवल है, 2 रहेगा तो डी सब लेवल है, और 3 रहेगा तो एफ सब लेवल है। उसी प्रकार बढ़ते हुए जाएगा। 4 के बाद उधर खोज नहीं हुआ है, क्योंकि 120 ही एटम 120 एलिमेंट का ही अभी पता चल चुका है, और उसके बाद जैसे जैसे खोज होगा आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो SPDF हैव केम फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। इस चीज़ को मैंने पहले भी बताया था कि ये कहाँ से आया है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। इस वर्ड को कभी भी भूलने का गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका 1 मार्क्स एग्जाम में गया। ठीक है, किससे आया है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से आया है। इसका फॉर्मूला तो पूछेगा नहीं, लेकिन आप जानकारी रख सकते हैं। एस को शार्प, पी से प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज्ड, एफ से फंडामेंटल। ये चीज़ आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने लिख दिया है आपके जानकारी के लिए। ठीक है, एक बार रीडिंग मार के रख सकते हैं। बेसिक लेवल का है, तो इससे अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाए तो। उसके बाद देखते हैं क्या क्या शेप का हमें इससे पता चलता है। तो एस सब लेवल से हमें शेप पता चलता है स्पेरिकल, पी सब लेवल से डम्बल, डी सब लेवल से डबल डम्बल, और एफ सब लेवल से जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड आप याद रखेंगे। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनेगा कि एस सब लेवल का क्या शेप होता है, वो स्पेरिकल होता है। पी सब लेवल का क्या शेप होता है, डम्बल शेप होता है। डी सब लेवल का क्या शेप होता है, डबल डम्बल। और एफ सब लेवल का क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो इन चारों ही सब लेवल का आप याद रखेंगे शेप। ठीक है, एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। लास्ट में वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब लेवल। अगर सब लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 2 × 12 + 1 ये चीज़ होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग मेन एनर्जी लेवल में पढ़े थे, n इज इक्वल टू जो टोटल, माफ कीजिएगा, तो मेन एनर्जी लेवल में हम लोग पढ़े थे 2n²। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पढ़े थे हम लोग, 2n² होता है, जिसमें n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर मेन एनर्जी लेवल। उसी प्रकार अगर आपको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 12 + 1, इतना याद रखेंगे। ये फॉर्मूला 2 12 + 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। आपको एल का वैल्यू दे दिया जाएगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब लेवल, एस सब लेवल एल इज इक्वल टू 0। एस सब लेवल में आपको कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 × 0 + 1 करेंगे, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम लोग जब SPDF पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एस सब लेवल में कितना होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी प्रकार पी सब लेवल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस प्रकार अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी केवल ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। उसी प्रकार डी सब लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और एफ सब लेवल में मैक्सिमम कितना होता है, 14 होता है। आप याद रखेंगे S2P6, S2P6, D10, F14, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको आप याद रख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ से पूछा जाता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब लेवल। एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, तो एंगुलर मोमेंटम याद रखेंगे, √L L+1 × h/2π, इतना एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब लेवल, एस सब लेवल में आपको अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है तो क्या होगा, इस फॉर्मूला में अगर बैठाएंगे तो आपका मिल जाएगा 0। ठीक है, एस सब लेवल में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, 0 होता है। उसी प्रकार आपको पी सब लेवल में अगर पूछा जाए तो पी सब लेवल में कितना होता है एंगुलर मोमेंटम, इस फॉर्मूला में, ऊपर का जो फॉर्मूला था उसमें आप बैठा देंगे इस फॉर्मूला में, तो आपको पता चल जाएगा कि √2.h/2π ये एंगुलर मोमेंटम होता है पी सब लेवल का। आगे चलते हैं, जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। इससे भी बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो चलिए इसको जानते हैं। माफ कीजिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को।
इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ईच सबलेबल हैज़ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ईच ओरिएंटेशन इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्बिट। ठीक है, ये देखा गया कि ईच सबलेबल हैज़ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो भी सबलेबल थे उसमें अलग अलग ओरिएंटेशन देखा गया। ठीक है, ईच ओरिएंटेशन इज कंसिडर्ड एज ऑर्बिटल, और प्रत्येक ओरिएंटेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे। इन्हीं से ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो आया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ईच सबलेबल हैज़ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड ईच ओरिएंटेशन इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्बिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, एम इज इक्वल टू -L to +L थ्रू 0। तो कोई भी सबलेबल के बारे में अगर हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा जाता है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, एल के किसी वैल्यू के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, -L से +L तक होता है। ठीक है, -L to +L तक। ठीक है, इतना होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। चले जानते हैं आगे कैसे होता है। जैसे कि एस सब लेवल के बारे में अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ दिया जाए तो m इज इक्वल टू 0 होता है। 0 क्यों होता है, -L से +L, तो -1 से L इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से 0 मतलब 0 ही होगा। तो इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, एक ही ओरिएंटेशन होगा। या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, एस सब लेवल का एक ही होगा। उसको इस प्रकार आप डिनोट कर सकते हैं। नीचे देखते हैं पी सब लेवल के लिए। तो पी सब लेवल के लिए हम लोग जानते हैं एल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, -L से +L तक थ्रो 0, तो -1 0 1 हो जाएगा। तो इसका पी सब लेवल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, इस प्रकार होगा। ठीक है, PX PY PZ ऐसा हम लोग दर्शाते हैं -1 से +1 तक। ये पी सब लेवल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर डी सब लेवल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं L इज इक्वल टू 2 होता है, और -2 से लेकर के +2 हो जाएगा। -2 -1 0 +1 +2, तो ये आपका डी सब लेवल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। उसी प्रकार ए सब लेवल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14 होता है। और कितना सब लेवल होता है, इसमें टोटल सब लेवल 7 होता है। और इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है, -3 से लेकर के +3 तक। तो इसे याद रखेंगे। और अगर इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9 10 में भी पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और सब लेवल के बारे में तो चर्चा कर चुका था। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मेन एनर्जी लेवल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेन एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, तो n² हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको मेन एनर्जी लेवल में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाता है तो n इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेकेंड मेन एनर्जी लेवल में अगर आपको पूछा जाएगा कि कितना ऑर्बिटल होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। थर्ड मेन एनर्जी लेवल में कितना ऑर्बिटल होगा, 9 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, अब चलिए जानते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2 ही चीज़ याद रखना है, +12 और -12। ठीक है, जैसे कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसका जो मोशन है वो अलग अलग होगा, उसका स्पिन मोशन अलग अलग होगा। एक +12 होगा, एक -12 होगा। कभी भी एक आपको ऑर्बिटल में 2 स्पिन एक ही तरफ नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर, माफ़ कीजिएगा, इसका जो करेक्ट ओरिएंटेशन होगा उसका आप एक +12 होगा, एक -12 होगा। इसे आप याद रखेंगे। ड्यू टू स्पिन ऑपोजिट स्पिन मोशन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस ऑपोजिट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप क्वांटम मैकेनिक्स, माफ कीजिएगा, क्वांटम नंबर से याद रखेंगे। चलिए आप जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो जेएससी से लेवल में पूछे जाने वाले हम लोग क्वेश्चंस को जानते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे क्वांटम नंबर्स होता क्या है, क्वांटम नंबर का प्रयोग कब किया जाता है। हम लोग को जब इलेक्ट्रॉन का साइज, शेप, ओरिएंटेशन, एनर्जी लेवल, जिसमें मेन एनर्जी लेवल या फिर सब लेवल या फिर ऑर्बिटल का हम लोग को एनर्जी लेवल चाहिए होता है, तब क्वांटम नंबर का उपयोग किया जाता है। या फिर स्पिन मोशन को जानने के लिए क्वांटम नंबर का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, इसमें आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाएगा कि क्वांटम नंबर के बारे में कौन सा 3 को ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है, जिसमें इन 3 को ऑप्शन में सही आपका ऑप्शन दिया जाएगा और चौथा ऑप्शन में कोई अलग चीज़ दे दिया जाएगा। तो इस चारों ही चीज़ को याद रखेंगे, साइज, शेप, ओरिएंटेशन और स्पिन मोशन के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन हो गया, उस पर टाइप से पूछेगा। और सेकंड आप क्वेश्चन याद रखेंगे, इसमें पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ते हैं मेनली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे ये बोर्स मॉडल से है, बोर्स इंटीजर n से है और बोर्स मॉडल में ही हम लोग को n के बारे में पता चला था। इसमें आपको रेडियस पूछा जा सकता है। रेडियस क्या होता है, 0.53 इंटू n² एंगस्ट्रम, ये रेडियस होता है। ठीक है, एनर्जी पूछा जा सकता है। एनर्जी क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम, ये चीज़ होता है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपको नाम पूछा जा सकता है। फर्स्ट एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, K सेल कहते हैं। सेकेंड मेन एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं, L सेल कहते हैं। थर्ड मेन एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं, M सेल कहते हैं। फोर्थ मेन एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं, N सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2n² याद रखेंगे। इसमें आपको n का वैल्यू दे दिया जाएगा, अर्थात कि पूछ लिया जाएगा कि फोर्थ मेन एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर थर्ड मेन एनर्जी लेवल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे 2n²। ठीक है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर में आपको पूछा जा सकता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो आया है वो कहाँ से आया है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से इसको लिया गया है। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, एल से डिनोट किया जाता है। और मेन एनर्जी लेवल को किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। इसमें आपको पूछा जा सकता है जैसे कि फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल में कितना सब सेल है, तो एक सब सेल है 0। सेकेंड में कितना सब सेल होगा, 0 1। ठीक है, उसके बाद सी में सब सेल कितना है, ये सब सेल का पूछा जाएगा। तो आप याद रखेंगे L इज इक्वल टू 0 to n-1, ये होता है सब सेल की संख्या। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें शेप पूछा जा सकता है कि S सब सेल का क्या शेप है, तो स्पेरिकल है। P सब सेल का, D F इन सब सेल का आपको शेप पूछा जा सकता है, याद रखेंगे स्पेरिकल, डम्बल और डबल डम्बल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है 2, 2l+1। ऐसे भी आप जानते हैं कि S में कितना होता है, 2 होता है, P में कितना होता है, 6 होता है मैक्सिमम, D में कितना होता है, 10 होता है और F में कितना होता है, 14 होता है। आप ये जानते होंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, l+1 इंटू h/2π। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या मिलता है, और ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है। ठीक है, किसके बारे में पता चलता है, ऑर्बिटल। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि इसका संबंध किससे है, ऑर्बिट से है, या फिर दूसरा कुछ दे दिया जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर से है, या फिर आपको एस सब लेवल का पता चलेगा, पी सब लेवल का पता चलेगा, या फिर ऑर्बिटल का पता चल जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपका क्या आंसर होगा, ऑर्बिटल से संबंधित है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद रखेंगे ऑर्बिटल से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो -l से +l निकाल सकते हैं। जैसे कि एस सब लेवल का अगर पूछ दिया जाए तो क्या होता है, 0 होता है, m = 0 होता है, मतलब इस प्रकार हम लोग इसको दिखाते हैं। पी सब लेवल का कितना होता है, m = -1 से 1 तक होता है, +1 तक, इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, px py pz तक। उसके बाद डी सब लेवल को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, एफ सब लेवल को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है, तो एक ऑर्बिटल में कितना होता है, 2 ही होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाता है मेन एनर्जी लेवल में, जैसे कि आपको पूछ दिया जाएगा कि फोर्थ मेन एनर्जी लेवल में कितना ऑर्बिटल हो सकता है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं n²। ठीक है, नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर में आपको पूछा जा सकता है कि स्पिन क्वांटम नंबर कौन कौन सा होता है। तो हम लोग जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि अलग अलग स्पिन होता है, एक का होता है +½ दूसरा का होता है -½ ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। इतने चीज़ों को आप क्वांटम नंबर से याद रखेंगे। क्वांटम नंबर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही रहेंगे।
चाहे आप लैब असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टेक्निकल का, इन तीनों ही परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप अगर इसे नहीं समझे तो फिर से आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर हमारे पढ़ाने के तरीके या फिर आपको समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ होता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का टॉपिक के बारे में पता करना है या फिर अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो चीज़ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि आपका कौन कौन सा छूट रहा है और कौन कौन सा आगे हम लोग को पढ़ना है। वैसे तो मैं चैप्टर वाइज सारा चैप्टर को कवर करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसी प्रकार जेएसएससी या फिर जेटेट या फिर आप जेपीएससी से संबंधित किसी भी प्रकार के परीक्षा का आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट बने हुए हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के झारखंड से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज से संबंधित वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो वीडियो है जो कि इस चैनल में अपलोड हो रहे हैं ये आपके लिए लाभकारी हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर लाभकारी नहीं हो रहे हैं तो हम लोग दूसरा एग्ज़ाम के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। बेकार का आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। अगर अधिक से अधिक लाइक आता है तो हमें पता चलता है कि इस टॉपिक में और अधिक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।